आदाब नाजरीन, मैं अयाज़ मुगल कांगड़ी.com पर आप सब लोगों का खैर मकदम करता हूँ। डीडीसी के इंतखाबात चल रहे हैं, हर तरफ शोरगुल है। नए और पुराने चेहरे पुराने और नए दावों के साथ और वादों के साथ आवाम के बीच में उतर आए हैं। अपने जोश, अपने जज्बे और अपने तजुर्बात का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इन सारे मरहले में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर और बेशतर भूल जाते हैं। मुद्दे की बात, बहुत से लीडर्स, बहुत से चेहरे हमारे बीच में आते रहते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन 5 साल तक हम उन चेहरों को भूल जाते हैं। लेकिन बुनियादी सहूलियात कहाँ हैं? हमारे हेल्थ, एजुकेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी ये बुनियादी चीज़ें जो हैं वो आज भी हम उन लोगों के बीच में मौजूद नहीं है, उनका आज भी फुकदान है। हमारी चुनाव पर चर्चा ये सीरीज़ की अगली पेशकश है। आप लोगों के सामने मैं हाज़िर हूँ और आज हमने जिसे दावत दी है वो अपनी पार्टी से ताल्लुक़ है। उनका नाम है तनवीर चौधरी। ये पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन इंतखाबात जो है वो लड़ रहे हैं। मैं तनवीर चौधरी साहब आपका अपने प्रोग्राम चुनाव पर चर्चा में खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया बहुत। तनवीर साहब, बहुत सी पार्टीज़ हैं, बहुत से चेहरे हैं, नए चेहरे, पुराने चेहरे, नई पार्टीज़, पुरानी पार्टीज़ हम लोगों के बीच में आज रोज़ जो है वो देखने को मिल रही हैं। उनके नए वादे हैं, उनके पुराने वादे हैं, सब कुछ आ रहा है। सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि आप हर इंसान ये कहता है कि मैं समाज की खिदमत करना चाहता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि आप चुनाव ही ऐसा क्या आपने चुना कि चुनाव में आकर आप लोगों की जो है वो खिदमत करना चाहते हैं? याज़ भाई, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, कांगड़ी.com की पूरी टीम का, कि आप लोग ज़मीन से जुड़े रहते हैं और ज़मीन से जुड़े हुए मामलात उठाते हैं। इससे पहले भी आपने बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको उठाया, और चुनाव पे चर्चा नाम से जो ये सीरीज़ आपने की है ये तो बहुत ही उम्दा है और बहुत पसंद भी की जा रही है। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात, जो आपका सवाल था कि मेन सवाल आपका था कि इंतखाब ही आपने, चुनाव ही क्यों चुना आवाम की खिदमत के लिए। तो सर, जहाँ तक मेरा मानना है, ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जो पॉलिटिक्स के नीचे दबी रहती है काफ़ी जगहों पे, जहाँ हमारे पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेसी पे हमेशा हावी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के हम, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 2016 में यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था और उसके बाद मेरा मेंस ड्रॉप हो गया था। मैं सिविल सर्विसेज भी ज्वाइन कर सकता था, लेकिन मैंने उसके बाद ख़ुद भी जर्नलिज़म की फ़ील्ड चुनी। जर्नलिज़म में मैंने काफ़ी अर्सा काम किया और वहाँ पे मैंने रह के देखा कि ब्यूरोक्रेसी उतने काम नहीं कर सकती जितने काम एक पॉलिटिशियन कर सकता है। तो यही सोच लेके कि आवाम के काम करने हैं और आवाम की पार्टी ही क्यों, अपनी पार्टी ही क्यों, इसका एक मैं आपको बेहतरीन सा जवाब ये है कि इससे पहले हमने कांग्रेस को भी देखा, एनसी को भी देखा, पीडीपी को भी देखा और दूसरी रीजनल लोकल पार्टीज़ जो थी उनको भी देखा, और जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनको भी देखा। डेवलपमेंट बिल्कुल ज़ीरो है हमारा आज भी वही हाल है जो आज से काफ़ी सालों पहले था। सड़कों की हालत आप देखेंगे तो बिल्कुल खस्ता है। सड़कें बनाई हुई हैं लेकिन गाड़ियाँ चलने के काबिल वो सड़कें नहीं हैं। और उसके अलावा पानी का निज़ाम या बिजली का निज़ाम जो है वो भी बहुत ही खस्ता है। बिल्कुल, वो मुद्दे तो हमेशा रहते हैं, वो हमेशा हैं ही हैं। अब बात ये है कि आप क्या अलग करेंगे, क्योंकि ये वादे, ये दावे, ये इल्ज़ाम तराशियाँ तो हम हमेशा सुनते आए हैं, लेकिन आपसे कैसे उम्मीद लगाएं हम? जी, मेरा जो मेन मकसद है वो पुंछ के और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हर आदमी के घर तक बिजली और पानी की सहूलत पहुंचाना है। मैंने कल ही एक गांव का दौरा कर रहा था और वहाँ पे मैंने देखा कि आज भी जो बिजली की तारें हैं वो दरख्तों के साथ बांधी हुई है। तो मुझे ये उम्मीद है कि अगर गवर्नमेंट फंड्स भी दे रही है, गवर्नमेंट पैसा भी दे रही है, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? आखिर गवर्नमेंट
का वो पैसा एक प्रॉपर जगह पे यूज़ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों लोगों के काम नहीं हो रहे यही बातें तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, लेकिन किया तो कुछ नहीं ना। बहुत से चेहरे ऐसे नए हैं, जो नए चेहरे आए हैं लोगों के पास, वो उनका दावा भी और यही है, उनके वादे भी यही हैं कि हम जो बुनियादी सहूलियात हैं वो सारी पहुंचाएंगे। बिल्कुल, हर एक का यही वादा होता है कि वो बुनियादी सहूलत जो है वो फराहम करेगा। इलेक्शन में इससे पहले भी आपने देखा होगा कि सब के यही वादे हैं, और इस इलेक्शन में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है कि जो इससे पहले किसी इंतखाब में ना रहा हो। बहुत सारे लोग सरपंचेस इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं तो उनकी अपनी पंचायतों की हालत हमने देखी है, कुछ सारे पंचेस कंटेस्ट कर रहे हैं तो उनके अपने वार्ड्स की हालत हमें देखी है, बहुत सारे ऐसे एमएलए के कैंडिडेट्स जो लेजिस्लेचर्स हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज की हालत हमने देखी है। तो ये सारी चीज़ें देखी हैं, इसीलिए मुझे लगा कि ये लोग जो इससे पहले नहीं कर पाए अब क्या कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें सोच के मैंने। तो आप क्या कर पाएंगे? आप तालीम याफ्ता भी हैं, आप जज्बाती भी हैं, आपके पास जोश भी है, लेकिन आपके पास तजुर्बा तो नहीं, ना आपकी पार्टी के पास तजुर्बा है और ना आपके पास है। तजुर्बा भी होना भी बड़ी बात होता है, लेकिन हम किसी मैदान में आएंगे तो उसके बाद ही तजुर्बा होगा। जिस दिन हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी भी बड़ी पार्टी की बुनियाद डली थी तो उसी दिन उनके पास भी तजुर्बा नहीं था, उन्हें भी एक टाइम लग गया तजुर्बा एक्सपीरियंस हासिल करने में। तो हम जैसे ही हमारा स्टार्टअप हुआ है, हमारी पार्टी में बहुत एक्सपीरियंस्ड लीडर्स हैं, बुहारी साहब का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो हमारे कायद हैं, तो हम एक डेवलपमेंट का विजन लेके चले हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब अपनी पार्टी की सरकार आएगी तो आप देखेंगे तरक्की का पूरी रियासत में एक इनकलाब आएगा। और उसी इनकलाब को हम अगर देखेंगे, उसी इनकलाब को देख के मैंने अपनी पार्टी में जाने का रास्ता चुना कि अपनी पार्टी ही रियासत की तरक्की कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने भी रियासत के साथ झूठे वादे किए और भाजपा भी आप देख रहे हैं कि जब से हुकूमत में आई है सिर्फ वादे ही हैं, कभी 15 लाख का वादा हुआ, कभी कुछ हुआ, फिर वो वादों से आगे नहीं बढ़ पाई, तो लोग तंग थे इन पार्टी से। और यही विजन लेके कि लोग पुरानी वो पार्टियां जो है लोगों के काम नहीं कर पाई हैं, पुराने पॉलिटिशियंस लोगों से हमेशा धोखा कर रहे हैं, तो एक विजन लेके बुहारी साहब ने। अगर आप भी अपने वादे पे नहीं खरे उतरते तो क्या? जी, बहुत बड़ी बात है। आवाम के पास मौका होता है डेमोक्रेसी में अपना रहनुमा चुनने का, अपना लीडर चुनने का, तो आवाम को पूरा अख्तियार है। मैं कभी भी मैंने ये नहीं कहा किसी भी अपने इंटरव्यू में या स्पीच में, या मैं लोगों के पास भी जाता हूँ, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे वोट करें। मैंने हमेशा ये कहा कि आप उसको वोट करें जो मुझसे बेहतर है, आप उसको वोट कभी नहीं करें जो इससे पहले आपसे कई बार वोट्स लेके आपकी बहुत सारी ग्रांट्स, आपके बहुत सारे फंड्स खा चुके हैं, उन लोगों से दूर रहें। आप सिर्फ उसको वोट करें जो आपको लगता है। आप कहते हैं कि ग्रांट्स खा चुके हैं, मतलब आप कहने का मतलब है एक तरह के स्कैम है, एक तरह के करप्शन है, आपने उन पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? बहुत सारी दफ़ा आवाज़ें भी उठाई, लेकिन आवाज़ उठाने का फ़ायदा तब होता है कि जब कोई सुनने वाला हो। हमने कई बार पिछली बार हमने मैं अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ का एक इशू उठाया था, लेकिन बहुत अरसे के बाद फिर हालात ही ऐसे बने कि हमारी स्टेट से 370 और 35A ये सारी चीज़ें एब्रोगेट हो गई और डिस्टर्ब हो गए, पूरे हालात ही डिस्टर्ब हो गए। पहले तो मैं इस पॉलिटिक्स में नहीं था, जर्नलिज्म में था। जर्नलिज्म से पहले हमारी एजुकेशन चल रही थी कंटिन्यू, तो उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं मुद्दों पे बोल सकूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया है और मैं ये तमाम मामलात उठाऊँगा। जीतना या हारना बात की बात है, अगर मैं हारता भी हूँ, अब मैं जितने भी आवाम के मसाइल हैं और जितने भी स्कैम्स हुए हैं यहाँ पर, हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो सारा आवाम के सामने। अब पुंछ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत बड़ा इलाका है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेडक्वार्टर है यहाँ पे। आपका विज़न क्या है? हमारा विज़न है कि पुंछ एक तरक्की याफ्ता शहर हो। हमारा पुंछ जो है एक मशहूर कहावत है कि किसी भी आपको शहर की तरक्की का अंदाज़ा लगाना हो तो उस शहर की सड़कें देख लो और उस शहर के तालीमी निज़ाम को, तालीमी इदारों को देख लो। तो हमारी सड़कों का हाल ये है कि वहाँ गाड़ियाँ चलने के लायक नहीं है। तालीमी इदारों का हाल ये है कि बहुत सारों के ऊपर छत तक नहीं है। हमारा मेन मकसद है कि सड़कों को सुधारा जाएगा यहाँ पे और तालीमी निज़ाम के लिए स्कूल
स्कूल्स की बेहतरीन जो है नए तर्ज पे स्कूलों की तामीर की जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक ऐसा हॉस्टल पुंछ में खोलना चाह रहे हैं कि जिसमें हमारे बच्चे जो दूर दराज जैसे खनेतर से या भैंस वाली साइड से ऊपर दूर वाली जगहों से पुंछ में आते हैं, फिर वो लोग यहाँ से वो बच्चे हमारी तालीम हासिल करने के लिए स्कूल में आते हैं। स्कूल से घर जाने में उनका 1-2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। तो हम उन बच्चों के लिए यहाँ पे ऐसी एक हॉस्टल तामीर करेंगे जिस हॉस्टल में हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे और वो बच्चे यहाँ पे रह के तालीम हासिल करेंगे, ताकि उससे उनका एक तो वो वक्त बचेगा और दूसरा हमारा जब माशरा डेवलप्ड हो जाएगा, एजुकेशन आएगी माशरे में, तालीम आएगी, तो जब तालीम आ जाएगी तो डेवलपमेंट डेफिनेटली होगी। अब देखिए गुजर हॉस्टल, पहाड़ी हॉस्टल तो ऑलरेडी मौजूद हैं। आप उन हॉस्टल्स की आप देख लीजिए क्या हालत क्या है, किस तरह खस्ता हालत में है। तो फिर नए हॉस्टल से क्या उम्मीद रखें हम? मैंने खुद गुजर हॉस्टल का भी दौरा किया और पहाड़ी हॉस्टल का भी दौरा किया, और वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों से भी हमारी बात हुई और बच्चों के वालिदैन से भी बात हुई। और फिर हम उन हॉस्टल से बाहर जो बच्चे रहते हैं उनसे जब उनके वालिदैन से हमारी बात हुई तो वो कहते हैं कि जनाब यहाँ पे जो बच्चे एडमिट हो जाते हैं, इनरोल होते हैं, वो मैक्सिमम बच्चे जो हैं सिफारिश की बुनियादों पे इनरोल होते हैं और उनकी एडमिशन हो जाती है सिफारिश पे ही। हम उन सिफारशात वाले बच्चों को एक साइड पे करके जो डिज़र्विंग बच्चे होते हैं उन बच्चों को आगे लाएंगे। और हमारा ये जो मेरा अपना मानना है और मैं इंशाल्लाह ये करूँगा भी कि जितने भी हमारे दूर दराज रहने से जो दूर दराज जगह से आने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक ऐसा हॉस्टल तामीर किया जाएगा कि जो बगैर किसी तफरका के उसमें रहेंगे। हॉस्पिटल्स जो है हाँ, अब जैसे हॉस्पिटल्स की बात हम कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हॉस्टल्स की बात आपने जैसे करी, सबसे बड़ा जो हमारा एरिया है, हमारे यहाँ पे पुंछ है, उसमें हमने जो देखा है वो कि कश्मीर जो है वो टूरिज़म को एट्रीब्यूट किया जाता है कि कश्मीर की तरफ टूरिज़म ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर कश्मीर की बनिस्बत हम देखें कि हमारा जो पुंछ का एरिया है, ख़ासकर कित्ता पीर पंजाल का एरिया है, जी जी, टूरिज़म के हवाले से ये बहुत उम्दा है, बहुत हाई रिच है इसमें। यानी अगर सरकार चाहे तो इस तरफ जो है वो उनकी अगर तवज्जो को मलहूज़ किया जाए, टूरिज़म के हवाले से बहुत से जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती हैं, लोग बाहर से यहाँ पर आ सकते हैं, एक यहाँ की खूबसूरती जो है वो और निखर के बाहर आएगी। अभी तक सरकारों ने शायद इस पर इतना ज़्यादा काम नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि आप उस हवाले से क्या काम करेंगे? बहुत उम्दा सवाल आपने किया है। टूरिज़म जो है वो एक बेहतरीन सेक्टर है। इस वक्त बेरोज़गारी का दौर चल रहा है रियासत में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में। और फिर रियासत की बात करें और रियासत से भी हम पुंछ में आ जाएं तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। बगैर गवर्नमेंट सर्विसेज के एम्प्लॉयमेंट का कोई ज़रिया है नहीं, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे वक्त में टूरिज़म एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का बेहतरीन ज़रिया जो है वो साबित हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि मेरा जो पुंछ का मंशूर भी है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वो यही है कि हमारे जो आपने कहा कि पुंछ जो है वो रिचेस्ट एरिया है टूरिज़म के हिसाब से, लेकिन उसको टूरिज़म के मैप पे लाया नहीं गया। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो बहुत खूबसूरत हैं और अगर वहाँ पे एक दफ़ा टूरिस्ट आएंगे और फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। उसकी वजह यही है कि वो टूरिज़म के मैप पे हमारे एरियाज गए नहीं हैं। सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा कि जितने भी हमारी रिलीजियस प्लेसेस हैं, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे हमारा सबसे देरी साहब है गुरुद्वारा, उसके अलावा सईद फ़खरुद्दीन साहब हैं। ये ऐसी जगह हैं कि जिनकी जानिब एडमिनिस्ट्रेशन की तवज्जो भी नहीं है और वो अकीदत वाली जगह हैं और वहाँ पे हर मज़हब से, हर सेक्ट से मानने वाले लोग जाते हैं। तो इन जगहों को हम टूरिज़म के मैप पे ला के यहाँ पे टूरिज़म को फ़रोग देने की पूरी कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम उसमें कामयाब। एक मसला और है हमारी सोसाइटी में, करप्शन रगों में हमारी चला गया है। बिल्कुल है। हम कोई भी काम, हमारा खैर दूर दराज से आने वाला शख्स, चाहे वो किसी गांव से आ रहा हो या किसी भी दूर से दराज से आने वाला जी, हो, जब तक कि वो करप्शन यानी जेब गर्म ना करे, यानी हथेली गर्म ना करे किसी भी मुलाजिम की, तो उसका काम नहीं होता। ये तो छोटे लेवल की करप्शन है। जी जी।
उससे बड़े लेवल की करप्शन हम जैसे कहते हैं कि लाखों और करोड़ों रुपया जैसे आ जाता है पब्लिक जो वर्क्स के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि हम देखते हैं कि वो पैसा तो खर्च हो गया लेकिन उसके ऊपर काम कुछ नहीं हो रहा है, यानी ज़मीनी सतह पर कुछ भी नहीं हो रहा है। चाहे वो स्कूल के हवाले से बात कर लें, पावर सप्लाई की बात कर लें, वाटर सप्लाई की बात कर लें, रोड्स की बात कर लें, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो उस करप्शन के लिए आप क्या करना चाहिए, यानी करप्शन किस तरह से उसको कर्व करने की कोशिश करेंगे? करप्शन को कर्व करने की कोशिश करना सबसे इम्पॉर्टेंट बात भी है, और मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट इशू भी यही है कि अगर हम करप्शन को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी डेवलपमेंट भी होगी और हमारे बहुत सारे काम आसानी से हो जाएंगे। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आवाम को अवेयर किया जाए, उनके राइट्स क्या हैं और वो कैसे काम करवा सकते हैं। मैं पर्सनली आपको बताता हूँ कि मैं एक ऑफिस में विज़िट किया मैंने, तो वहाँ पे एक मुलाजिम था जो मुझे कहने लगा कि आप को एक नकल मुझे चाहिए थी, तो उसने कहा आपको ये 30 दिनों के बाद मिलेगी। तो मैंने कहा ये कौन सा मतलब किस कहीं रूल लिखा हुआ है, ये कोई एक्ट है, कोई लॉ है, कोई रूल है जिसमें लिखा हुआ है कि नकल मुझे 30 दिनों के बाद मिलेगी? तो मुझे पता था वहाँ पे कुछ नहीं था। तो फाइनली लास्ट पे उसने जो भी कहा मुझे, लेकिन मुझे उसने वो नकल प्रोवाइड की। लेकिन अगर मेरी जगह कोई बंदा ऐसा होता कि जो नहीं जान रहा होता तो वो कहता कि जनाब ये ठीक है, फिर वो कहता जनाब मैं आपको ये दे सकता हूँ 30 आज ही दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको फ़ीस कुछ ज़्यादा अदा करनी पड़ेगी। तो वो फ़ीस अदा करके ले लेता। हमें आवाम को अवेयर करना है कि आप करप्शन से दूर रहें। इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं आपको, करप्शन कमीशन और करप्शन हमारे यहाँ पे करप्शन जो है वो कमीशन के नाम पे वसूली जाती है। उसमें बहुत सारा रोल हमारे आवाम का है। एक आदमी अगर उसको कहीं नरेगा से या किसी दूसरी स्कीम से 14FC या 15F के काम से लाख रुपए का काम मिलता है, तो उसको कहा जाता है जनाब, वो खुद ही कहता है जनाब, सेक्रेटरी के पास चला जाता है, जनाब मुझे थोड़ा काम कम करना है, तो आप जनाब ये इतनी कमीशन है आपकी तो आप रख लीजिए। तो वो मुलाजिम को जो है वो खुद ही आदत डाल देता है करप्शन की। तो मेरा सबसे पहले यही काम रहेगा कि मैं अपने आवाम को अवेयर करूंगा कि जनाब अगर आप काम करेंगे तो आपकी डेवलपमेंट होगी। चलो, उम्मीद है कि आप कम से कम करप्शन के हवाले से कुछ करेंगे और आवाम को अवेयर करेंगे। अब आप अलग कैसे हैं, क्योंकि बहुत से और भी चेहरे हैं, बहुत और लीडर्स हैं और कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शन में लड़ रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो पार्टी से लड़ रहे हैं और बड़ी पार्टी से लड़ रहे हैं, काफ़ी सालों से जो है वो इस सियासत के मैदान में हैं। आप खुद को उनसे अलग कैसे मानते हैं? मेरा मानना ये है कि अभी तक हमारी पुंछ की जो एक सियासत है वो एक अलग अंदाज में चल रही थी। अब उसका अंदाज़ बदलेगा क्योंकि नौजवान आगे आए हैं, और मैं ही नहीं, मेरे अलावा अगर ज़िला डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात की जाए तो बड़े सारे नौजवान आगे आए हैं। मैं उनसे अलग कैसे रहूँगा उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सारे हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनको लोग बहुत अरसे से जानते हैं, उन्होंने क्या है। तो मैंने जर्नलिज्म में रह के भी लोगों के अच्छे खासे मतलब काम किए हैं, और वो आवाम जानती है कि मैंने किसके साथ कितना ताउन किया और कितने काम लोगों के हुए हैं। वही लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने जैसे वहाँ पे रह के लोगों की खिदमत की, मेरा यही है कि मैं यहाँ पे रह के भी उसी अंदाज में लोगों की खिदमत करूँगा। दूसरों से अलग होना हर किसी भी आदमी का नेचर जो है वो मैच नहीं करता, तो डेफिनेटली हर आदमी दूसरे से मुख्तलिफ होता है। एक पैगाम आवाम के लिए और एक पैगाम उन लीडर्स के लिए जो आपके मुकाबले में खड़े हैं। आवाम के लिए पैगाम और आवाम के लिए मेरा मैसेज रहेगा कि आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, इससे पहले भी आए होंगे, आपको ज़ात पात मज़हब बिरादरी के नाम पे तकसीम करेंगे। वहाँ से बच के तो आपकी वोट की कीमत 500,000 2,000 रुपये लगाएंगे, 5,000 10,000 रुपये लगाएंगे। मेरी आपसे यही अपील है कि एक वोट इंसान का फ्यूचर है, एक वोट इंसान की ज़िंदगी है। वोट की कोई भी कीमत नहीं है। वोट किसी कास्ट, किसी भी मज़हब, किसी भी उससे ताल्लुक़ नहीं रखता। आपका वोट एक आपकी तरक्की के लिए होना चाहिए, और आपका वोट आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए होना चाहिए, ना कि 5-10 हज़ार रुपये के लिए आपका वोट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पैसे के लिए वोट कास्ट कर देंगे तो आने वाले वक्त में आप उस लीडर को मुंह दिखाएंगे तो वो कहेगा मैंने आपको पैसे दे के आपका वोट लिया हुआ है, वो आपका काम नहीं करेगा। आप मुझे नहीं, आप उस कैंडिडेट को वोट करें जो मुझसे बेहतर दिखता हो और जो आपका वोट एटलीस्ट खरीदने वाला ना हो। कैंडिडेट्स के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि जैसे आपने इससे पहले
पुंछ को बर्बाद किया है। अब आने वाले वक्त में इसको बर्बाद नहीं, अगर आपको मौका मिलता है हिदमत का, तो आप पुंछ की डेवलपमेंट के लिए काम करें और लोगों को ज़ात पात मज़हब बरादरी और पैसे पे तकसीम करने की कोशिश ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे अपनी पार्टी से तनवीर चौधरी साहब, पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से आप उम्मीदवार हैं डीडीसी इलेक्शंस में। काफ़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई, काफ़ी मुद्दों पर भी बात हुई, उनके तासुरात आप लोगों ने सुने। मैं आवाम से फिर से एक बार ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अपना वोट का सही इस्तेमाल करें, मुद्दों पर बात करें, सवाल जवाब करना सीखें। हम लोग हमेशा से पार्टीज़ ज़ात पात मज़हब के नाम पर वोट देते रहे हैं और तरक्की के नाम पर हमें हमेशा झांसा मिला है, धोखा मिला है। बुनियादी बहुत सी सहूलियात हैं जिनके सवालात आज भी हमारे जहनों में हैं, लेकिन पूछने की हिमाकत किसी में नहीं। आप अपने लीडर से, अपने कैंडिडेट से सवाल पूछिए और सवाल पूछिए। यही सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का हमारी ताकत है। और अगर वो अपने वादों पर और अपने दावों पर खरे नहीं उतरते हैं तो आपको उनको बाहर का रास्ता भी दिखाना आना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले किसी प्रोग्राम में दोबारा से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।